ईरान में जो विरोध हुआ वही हाल है। ये सब कुछ इसी तरह वैश्विक है, टर्बो का हिस्सा बनकर एक तरफ दुनिया में इस तरह के जलते हुए मुद्दे सामने आ रहे हैं। दुनिया ऐसा एक विषय है जिसे बहुत से लोग नहीं जानते। इज़राइल नामक देश। कई अरब देशों में वे अपनी पकड़ बना रहे हैं। आप जानते हैं सोमालिया? सोमालिया लैंड, इसे इज़राइल की मान्यता मिल रही है। उसी तरह वहां भी उन्होंने अपनी उपस्थिति की घोषणा कर दी है, इज़राइली उपस्थिति। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कदम यूएई ने उठाया है। आप जानते हैं, इसके पहले हिस्से से जुड़ा हुआ। यूएई के पास वहां यूएई की सैन्य ताकत थी, वहीं है। ये लोग आकर सऊदी अरब पर हमला करते हैं। इसके बाद यूएई ने आधिकारिक रूप से कहा, वे पीछे हट रहे हैं। यूएई के लिए व्यापारिक रुचि वाला एक और क्षेत्र वही बंदरगाह है, यानी दक्षिणी यमन का हिस्सा। उस बंदरगाह से संबंधित भी बाद में सऊदी अखबारों ने इसकी रिपोर्ट की है। यूएई उनके क्षेत्र में इन घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए उनके सुरक्षा पहलुओं के हिस्से के रूप में अब्राहम अक्कड़ का मुख्य हस्ताक्षर यूएई का हस्ताक्षर है। वे इज़राइल को बसें दे रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात इज़राइल को बसें उपलब्ध करा रहा है। सऊदी अरब के समाचार पत्रों में यह खबर छपी है। इसका मूल अर्थ क्या है? यानी कि ईरान इज़राइल सड़क के बाद ठीक उसी तरह कैसे हमास और फिलिस्तीन की वे घटनाएं भी समाप्त हो गईं। सीरिया को तबाह कर दिया गया, उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। आईएसआईएस, जिसे अल सहारा कहा जाता है, वह एक अमेरिकी द्वारा बनाई गई चीज है और अब उसी को वहां का राष्ट्रपति बनाया जा रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह भी अब नहीं रहा। इन देशों की सेनाएं मजबूत नहीं हैं। ये पेशेवर रूप से प्रशिक्षित बल नहीं है। यही अरब देशों की सबसे बड़ी समस्या है, खासकर इस्लामिक देशों की समस्या। दूसरे देशों की कुछ सेनाएं कभी भी, चाहे वह हूथी हो या हिजबुल्लाह, कभी भी हमला कर सकते हैं। इसी का हिस्सा बनकर, सुरक्षा क्षेत्र का हिस्सा बनकर इज़राइल भी इसमें रुचि रखता है। इसीलिए यूएई अपनी बसें देने के लिए तैयार है। यानी उनकी सीमा और यमन की सीमा, यही 1 या 2 बसें हैं जो वे दे रहे हैं। ये इज़राइल के लिए पूरी तरह से और अत्यधिक सुरक्षित होना चाहिए। अब अगली घटना पर आपको ध्यान देना चाहिए। अब हमने 3 बसों के बारे में बात कर ली है, यानी कि एक है सोमालिलैंड जिसने इसकी घोषणा कर दी है। इसी तरह येमेन के एक हिस्से में भी वह साउदर्न फोर्स है, ये कैप्चर में है और लगभग यूएई जो कहता है वहां के शासक सुन्नी लैंड से हैं, वहां सुन्नी समुदाय के लोग अधिक हैं। वे भी वहां सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते। इसी वजह से इज़राइल से कहा गया कि वह सुरक्षा सुनिश्चित करे। इसके बाद यूएई ने अपनी डायरी में इज़राइल को बस दे रहा है। इसके बाद एक और घटना घटी है। सीरिया और इज़राइल के बीच बातचीत होने जा रही है। फ्रांस ही मध्यस्थ है। यह अमेरिकी द्वारा आगे रखा गया प्रस्ताव है, क्योंकि सीरिया के पास अब एक पेशेवर फोर्स आर्मी नहीं है। उन्हें, और अगर उनका दमिश्क है, तो उनके शासित लोगों को भी सुरक्षित होना चाहिए। बीच-बीच में आईएसआईएस की समस्या है, अलीपो की समस्या है और कभी-कभी तुर्की द्वारा दी जा सकने वाली मदद की बात भी आती है। लेकिन इन सबको अमेरिका और बाकी अरब देश नजरअंदाज कर रहे हैं। इसी का हिस्सा बनकर सीरिया के दमिश्क को भी हटा दिया गया है। यानी अब अगर उसके नियंत्रण की बात करें तो कहा जाता है कि वह अब उनके नियंत्रण में है। वह इज़राइल के हाथ में है। यानी वह इलाका सीरिया से सटा हुआ क्षेत्र है। वहां की, यानी सीरियाई सरकार के पास है। इसे सुरक्षित करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए इज़राइली सेना वहां भी तैनात होने जा रही है। पास में लेबनान है। इसी वजह से वहां भी ऐसी घटनाएं नहीं हो रही है। यहां समझने वाली बात यह है कि लेबनान में जो है वह संयुक्त राष्ट्र की फोर्स है, यानी शांति सेना है।
वे कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। फिर सबसे ज्यादा जो था हिजबुल्लाह भी नष्ट हो गया। वे भी अमेरिका और अन्य देशों के साथ सुरक्षा के लिए बातचीत चल रही है, क्योंकि उस देश की सुरक्षा जरूरी है। एक अच्छी बात यह है कि इसके लिए इजराइल तैयार है, यानी 3, 4 या 5 देशों में। मैंने पहले भी ये कहा है, इजराइल, हमास, इजरायली, ईरान। उस समय जब इजराइल ने सीरिया, लेबनान और अन्य देशों को अपने कब्जे में लिया था, तब भी मैंने ये कहा था, इन देशों में अब सेना नहीं बची है। वहां ईरान के प्रॉक्सी और अन्य आतंकवादी संगठनों के समूह उभर कर आ गए। वे जिस देश में भी हावी होते हैं, वहां ठीक से लोकतंत्र चलाना संभव नहीं होता। ये बहुत बड़ी समस्या है। यही अनिश्चितता इन देशों की सबसे बड़ी समस्या है। उन सभी के पास खनिज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, कच्चा तेल है, ये है, वह है, सब कुछ है, लेकिन वे आगे नहीं बढ़ सकते। यही स्थिति इन सभी देशों की है। एक समय में अमेरिका इन मिडिल ईस्ट के देशों के लिए कैसा था? इस सुरक्षा का हिस्सा बनकर। इसी तरह फोर्स भी दी गई, यानी बसें दी गई। वही घटना, मतलब समझिए, इन सभी का नंबर एक दुश्मन एक ही है, इजराइल। ये सभी देश एकजुट होकर कई बार इकट्ठे हुए। आज उन देशों की सुरक्षा इजराइल पर हमला करने जा रही है, बसें दी जा रही हैं। अमेरिका कैसा था? अब भी अमेरिका इस मिडजिस्ट को जानने के बाद उन देशों के लिए सब कुछ इजराइल में आ रहा है। तब इन देशों की जब वे सुरक्षा देते हैं तो उसके बदले में कुछ देना पड़ता है। ये बिल्कुल भी मुफ्त नहीं है। दुनिया में कहीं भी सुरक्षा मुफ्त में नहीं मिलती। इस देश को हर साल इतनी इतनी रकम देकर वे इस देश को देते हैं, यानी इजराइल को भी आर्मी के लिए दिया जाता है, डिफेंस के लिए देना पड़ता है। वे ज्यादा लोगों को रखते हैं क्योंकि यह एक बड़ा राजस्व है। अमेरिका की दुनिया में कई जगहों पर बस मौजूद है। अब अमेरिका की बस सीरिया में है। इस बस को पैसे कौन देता है? ये जो अरब देश हैं, वही देते हैं। वे उस बस को हटाते हैं, इजराइल को बस लॉट में भेजते हैं। यही बदलाव हो रहा है। यही है हमास की दिखाई गई भारी मूर्खता, जैसा कि डेविन ने अक्टूबर 7 के बाद से बताया है। जब मैं ये कहता हूं तो कई लोगों को यह समझ में नहीं आया। इन देशों में इस्लामी देश, अरब देश, वे देश जाकर अतीत को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके संविधान के कारण अगर उन्हें टिके रहना है तो वे इस तरह आगे नहीं बढ़ सकते। यानी दुनिया की पुलिस अमेरिका ने जो खेल मिडिल ईस्ट में खेला, वह कैसे था? वो पश्चिम एशिया का हिस्सा बन रहा है। कल मिस्र की बारी है। ये जो कहा जा रहा स्वेज नहर है, वह मिस्र की है, लेकिन अब उसकी सुरक्षा इजराइल के हाथ में होगी, क्योंकि भले ही यमन उसका हिस्सा है, वहां एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट वेसल रूट है इस सोमालीलैंड समेत उस क्षेत्र के साथ। यही तो अब यह सब इनकी कस्टडी में जा रहा है। वहां फ्री में सेलिंग करते समय ये जो कई जहाज हैं, यानी बासेल्स के लोग, उन्हें इसका हिस्सा देना होगा। सुरक्षा ही सबसे बड़ा मुद्दा है, ऐसा कहा जाता है। यह वही सुरक्षा है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा खतरा कहा गया है, खासकर अरब देशों के लिए। उन देशों के लिए, क्योंकि उन देशों में उनका यह शिया सुन्नी का मुद्दा है। राजशाही, लोकतंत्र, कुछ भी हो, 2 हफ्ते पहले किसी एक को हटा दिया जाएगा, कोई और आ जाएगा। वे खुद ही आपस में उलझकर समस्या बन जाते हैं। इसी वजह से वे आपस में लड़ पड़ते हैं। ये सब मिलकर इजराइल के खिलाफ थे। आज अगर सभी देशों को सुरक्षा चाहिए तो इजराइल दे सकता है। यही है कि हमास की बेवकूफी ने इजराइल को उस क्षेत्र के अंदर साबित कर दिया कि अब उन्हें छूना मुमकिन नहीं है। इसीलिए बेन्यामिन खुद बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, कुछ समय बाद अमेरिका से जो जरूरत है वह उनके लिए नहीं आएगी, यानी आर्थिक रूप से कोई और समाधान। अमेरिका और इजराइल के पास पैकेज हैं, इतने सालों तक इतने सारे आर्थिक पैकेज और हथियार खरीदने के लिए, क्योंकि यह एक बड़ा राजस्व है। जब ऐसी ही सुरक्षा दी जाती है, तब भी इन देशों की प्राकृतिक सेक्स हो या कुछ भी हो, वे इतनी राशि और इतने प्रतिशत सुरक्षा के लिए खर्च करेंगे। इसी तरह इन देशों की सेना और अन्य लोगों को भी प्रशिक्षण देना होगा। ये सब इनसे कर्ज की तरह लिया जा रहा है, यानी अगर इन देशों को बहुत ज्यादा सुरक्षा चाहिए तो उन्हें इजराइल की जरूरत है। यही मैंने कहा था कि इजराइल का स्पेंशन, महत्व, प्रभाव
हर युद्ध के बाद बढ़ता ही जाता है। इतना ही नहीं, कई अन्य देशों के पास उस देश की स्थिरता और विश्वसनीयता या उसकी एकीकृत शक्ति नहीं है। वह संप्रभु देश भी बदल जाता है, कोई और हो जाता है। यही है जो ये मूर्ख, ये बेवकूफ लोग, ये मूर्खता दिखाने वाले लोग अनुभव कर रहे हैं। दुनिया भर में इस्लामी देशों के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है। यही बात मैं कह रहा हूं। क्या फर्क पड़ता है? क्यों होगा ऐसा? मिस्र की स्थिति बहुत कठिन है, आर्थिक रूप से भी और कई अन्य तरीकों से भी। यह सुएज नहर का मुख्य स्रोत है। तो अब मैं जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, वहां सिर्फ इजरायली सेना ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था यानी सुरक्षा देना या आर्थिक रूप से उसे आगे बढ़ाना, इसी तरह यूएई के साथ इजराइल का अच्छा टाई अप होना भी पता चला। ये घटनाएं बहुत ही बोल्ड रही हैं। इसी वजह से यूएई ने नेतृत्व किया और आगे आया है। यानी वहां पढ़ने जाने वाले छात्र जब लौटते हैं तो वे एंटी इजराइल, एंटी जूइश बनकर लौटते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वहां के कैंपसों में यही माहौल है। इसे बदलने के लिए अमेरिका की ओर से इजराइल को सुझाव दिया गया है। लंदन में पढ़ने जाने वाले बच्चों के लिए सब्सिडी बंद कर दी जाए। दूसरी बात, वहां पढ़कर लौटने वाले बच्चों के लिए ठीक से यानी सरकार के प्रभाव के बिना पढ़कर आने वाले बच्चों को फिर से रेडिकलाइजेशन के उस कोर्स के अधीन किया जाए। इसी तरह वहां कई विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जब वे लौटते हैं तो उन डिग्रियों को उस देश में तो उसे पूरी तरह से बदल दिया जाता है। ये उसी का हिस्सा बनकर हुई घटनाएं हैं। नहीं तो उस देश के लिए संभव होगा इसे नियंत्रित करना। अब यूएई ने इसकी शुरुआत की है, यानी यूके के कैंपस का मामला। अगला सऊदी अरब शुरू करेगा और अन्य इस्लामिक देश भी शुरू करेंगे। क्योंकि अमेरिकी समस्या बहुत बड़े स्तर पर है। वास्तव में अमेरिकी समस्याएं इसी तरह से उत्पन्न हुई हैं। यानी इजराइल के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ एजेंडा लागू करने वाले कैंपसों का बहिष्कार करना यही है। इन्हीं घटनाओं का हिस्सा बनकर ये सब कुछ हुआ है। ये एक-एक करके आकार ले रहा है और निश्चित रूप से जो यूएई कर रहा है, वही वहां के अन्य इस्लामिक अरब देश भी फॉलो कर रहे हैं। क्या ये सब कुछ उसी का हिस्सा बनकर हम देख रहे हैं? मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी यही यूएई नामक देश करेगा। ये मेरी एक गणना है। वे पूरी तरह से इस्लामिक कानून को खत्म कर देंगे। वे अपने लोगों को एक वैश्विक कानून की ओर ले जाएंगे, क्योंकि वहां के लोग अब ज्यादातर वे इस्लामिक आस्थावान नहीं रहेंगे जिनकी बात की जाती है। यही मेरी बात है। यूएई जैसे देश को वैश्विक स्तर पर आगे आना चाहिए। इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां बनानी होंगी। राज शासन ही है जिसे बाकी जगहों पर ज्यादा अपनाया जा सकता है। इसे सख्त बनाकर भी कोई ठोस फैसला लेना संभव नहीं है। इसलिए वैश्विक स्तर पर एक यूरोपीय देश की तरह बनना होगा। इसी का हिस्सा बनकर हर शिक्षा से जुड़ी चीज और अन्य घटनाओं से गुजरना पड़ता है। क्योंकि आपको पता है, सऊदी में जो बड़ा बदलाव होने जा रहा है या हो रहा है, वह इसी वजह से है। और जब वे इसे लागू करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तब वहाबिज्म और सल्फिज्म ही नहीं, बल्कि इस्लामी तौर तरीकों से जुड़ी सारी घटनाएं भी अरब देशों से पूरी तरह खत्म कर दी जाएंगी। हर एक संकेत इसका मुख्य कारण है। इजराइल की डोमिनेंट पावर के रूप में इनका कदम उठाया जाएगा, क्योंकि इन सभी की सुरक्षा शायल के हाथों में होगी और यही सब कुछ वैसे ही हो रहा है। यही इसका सबसे महत्वपूर्ण विषय है, ऐसा कहा जाता है।